सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर और कर्तव्य के पालन की हिदायत पढ़ाकर जो उद्बोधन शुरू किया था वो काबिल तारीफ था, अनुकरणीय था। सभापति महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना जैसा संकट हमारे जीवन में पहली बार आया था। सरकारों के लिए पहला अनुभव था, अफसरों के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए गंभीर चुनौती थी। बेहतर करने का प्रयास सब लोगों ने किया। उसमें जो खामियां रही, शायद भविष्य में ऐसा कोई दिक्कत आएगी तो हम सब जनप्रतिनिधि और सरकारें मिलकर के निपट लेंगे। सभापति महोदय, नरेगा में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने का काम तो किया गया जो महामहिम के भाषण में बताई गई, लेकिन संख्या बढ़ने के साथ साथ मजदूरी और कार्य दिवस बढ़ाना भी एक चुनौती है और अभी तक जो पक्के काम हैं उनकी प्रगति कम है। पक्के कामों में नरेगा में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र की मदद और राज्य की मदद में, जैसे मेरे से पहले वक्ता साथी बोल रहे थे, जिसे पंचायतों में दिक्कत भी है, हर पंचायत में दिक्कत है, कार्य प्रगति में अवरुद्धता आई है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी बजट घोषणा में ये दिक्कतें दूर करने का काम सरकार करेगी और मजदूरों के कार्य दिवस भी बढ़ाएगी और पक्के कामों में भुगतान जल्दी से करेगी। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हो सकता है राजस्थान के कई क्षेत्रों के विधायकों की अलग अलग राय हो, पर फसल बीमा पर हमारे यहाँ बहुत बेहतर हुआ है। समय पर प्रीमियम जमा होने की वजह से 2019-20 तक के रबी तक के बीमा क्लेम आए हैं। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो 2019-20 की रबी में 36,000 किसानों के खातों में 204 करोड़ रुपए आए हैं। 450 किसान, 500 किसान ऐसे हैं जिनके पोर्टल पर गलत अक्षर दर्ज हो गए। पंचायत थी मेरा गांव मलखेड़ा और उसका दर्ज हो गया जोगीवाड़ा। वो पैसे भुगतान अभी बाकी हैं। वो हम उम्मीद करेंगे कि कृषि मंत्रालय उसको गंभीरता से लेते हुए और इन चीज़ों को दुरुस्त करने का काम भारत सरकार के साथ मिलकर के करेगा और भविष्य में फसल बीमा को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार और तेजी से कदम उठाएगी। क्योंकि सारी डिबेट में हमने सुना है कि बहुत कम सारे विधायक साथी हैं जो फसल बीमा को गंभीरता से जिक्र किए हैं। मैं समझता हूं किसान के लिए इससे अच्छी और कोई योजना है नहीं। महोदय, प्रदेश में बिजली के दाम बढ़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना के 3 महीनों में बिजली के बिलों में विशेष छूट देने की बात कही गई थी। वो बिल इकट्ठे हो गए। आज लोगों के लिए घरेलू बिजली के बिल भी भर पाना मुश्किल है। जो बातें चल रही हैं बिजली के दाम बढ़ने की, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में राजस्थान की सरकार बिजली के बढ़े हुए दाम भी वापस लेगी और ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम करेगी और घरेलू बिजली में 200 यूनिट प्रति परिवार को मुफ्त में देने की सरकार घोषणा करेगी और जो स्थायी शुल्क के नाम पर कर बिलों में भारी गड़बड़ है उनको ठीक करने का काम करेगी। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं सभापति महोदय कि बहुत बड़ा राजस्व बिजली से आता है, लेकिन राजस्व के चक्कर में अगर हम प्रदेश के उपभोक्ताओं को परेशान करेंगे तो मैं याद कराना चाहूँगा राज्य की सरकार को, केंद्र से जो GST का हिस्सा आना बाकी है वो हिस्सा लेने के लिए हमें कवायद और तेज करनी चाहिए और प्रदेश की जनता को राजस्व बढ़ाने के नाम पर बिजली में राहत देनी चाहिए। दूसरी, राजस्व बढ़ाने के लिए यहाँ स्वायत्त शासन मंत्री बैठे हैं। पूरे प्रदेश के जितने भी शहर, नगर पालिका, नगर परिषद क्षेत्र हैं, सब में अगर लोगों को पट्टे जारी करने की कवायद शुरू कर दी जाए तो हजारों करोड़ रुपए। अगर अकेले जयपुर की बात करें, जो लोगों ने जमीन में आगे बढ़े हुए लोग जो तामीर कर रखी है, न तो कोई तुड़वाने वाला और न उनको कोई डिस्ट्रॉय करवाने वाला, मैं तो उम्मीद करता हूं राजस्थान की सरकार कि उनके पट्टे जारी करे, उनको रेगुलराइज करे, उनसे फीस जमा करवाए। अकेले जयपुर में हजारों करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। ये पूरे प्रदेश में भी इस चीज की नीति को लागू कर सकते हैं। अभी जनसंख्या का घनत्व जो बढ़ रहा है शहर की तरफ, वो गांव की तरफ बढ़ाने के लिए गांव में कॉलोनियां विकसित करने का काम, कन्वर्जन का काम शुरू कर देना चाहिए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन चीजों में तेजी से काम करने का शुरुआत करेगी। सभापति महोदय, पेट्रोल और डीजल की बात करें, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम नीचे हैं। केंद्र की सरकार ने दुनिया भर का सेस लगा रखा, लेकिन राजस्थान सरकार भी कम नहीं है। मैं हरियाणा के नजदीक में रहता हूं।
हरियाणा को और हमारा 10 रुपए का डिफरेंस है, जो लोगों के लिए हर रोज सवाल होता है कि हरियाणा में जाते हैं 10 रुपए लीटर सस्ता डीजल है और 10 रुपए सस्ता पेट्रोल है। राजस्थान की सरकार जो पिछले दिनों सेस घटाया है, उस सेस को और घटा करके जनता को राहत देने का काम करेगी। सभापति महोदय, जो राज्यपाल महोदय ने जब कानून हमारे यहाँ राजस्थान में पास किए गए थे, उन तीनों कानूनों को रोक के रखा है। उसके अलावा जो केंद्र ने सरकार ने कानून पास किए, किसान विरोधी कानून पास किए, वो रोकना राज्यपाल का हमें समझ में आता है। लेकिन 5 एकड़ तक के किसान की जो कुर्की न करने का कानून राजस्थान की सरकार ने बनाया, मैं समझता हूँ वो गंभीरता से राजस्थान की सरकार को लागू करना चाहिए। राज्यपाल महोदय को उसको मंजूरी देनी चाहिए ताकि 5 एकड़ तक के किसान की जमीन कर्ज की वजह से नीलाम न हो, कुर्क न हो। सभापति महोदय, ये जो हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहा है, चाहे कोई विधानसभा का सत्र होगा, ये आंदोलन हमारे लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन है। ये आंदोलन अभी सिरे भी नहीं चढ़ा है। 2 तरीके की बातें चल रही हैं। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ये किसानों के पक्ष में है। हम आज भी हमारी बात पर कायम है, ये किसान के पक्ष में नहीं है। इसे 3 महत्वपूर्ण चीजें जो किसान के हाथ से चली जाएगी, जमीन किसान के हाथ से चली जाएगी, मंडी। और मैं एक बात फिर मेरी दावे के साथ कह रहा हूं, इन कृषि कानूनों से और आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम से न सिर्फ मंडी जाएगी, न सिर्फ जमीन जाएगी, बल्कि खाद्यान्न का, दलहन का, तिलहन का 36% बाजार है, वो बाजार भी छोटे व्यापारी के हाथ से निकल करके बड़े पूंजीपति के हाथ में चला जाएगा। हमारी गर्दन बड़े पूंजीपति के हाथ में आ जाएगी। केंद्र की सरकार के पास जो आज सरकार एफसीआई के गोदाम भर करके गरीबों को 2 रुपए किलो का गेहूं देती है, पीडी सिस्टम जो चल रहा है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये आंदोलन न सिर्फ किसान से जुड़ा हुआ है, ये आंदोलन न सिर्फ खेती वाले किसान से जुड़ा हुआ है, ये खेती और मजदूर से, खरीद के खाने वाले से और बेचने वाले तक सब लोगों के पेट से जुड़ा हुआ आंदोलन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आंदोलन हम और मजबूती से लड़ेंगे और हमारे साथी जो राजस्थान की विधानसभा में बैठे हैं, जो किसान परिवारों से आए हैं, हो सकता है उनकी राजनीतिक पार्टी दूसरी हो, पर वो हमारे साथ आएंगे। साथियों, जवान भी मेरा है और बूढ़ा भी मेरा है। जो आंदोलन में है, जवान भी मेरा है, बूढ़ा भी मेरा है। हर सरहद पर खून भी मेरा है। एक सरहद पर खून हिसाब चुका रहा है, एक सरहद पर खून हिसाब चुका रहा है, दूसरी सरहद पर खून हिसाब मांग रहा है। फिर भी मोहब्बत देखो मेरी कौम की यारो, फिर भी मोहब्बत देखो मेरी कौम की यारो, फिर भी मोहब्बत देखो मेरी कौम की यारो। वो लाठी बरसाने वालों पर अपनी जान लुटा रहा है, वो लाठी बरसाने वालों पर अपनी जान लुटा रहा है। पता है बार बार हर बार धोखा मिलेगा, पता है बार बार हर बार धोखा मिलेगा, फिर भी शांति के लिए हर बुलावे पर वो जा रहा है। आज लाखों लाख किसान जो शांतिपूर्वक आंदोलन लड़ रहे हैं, अहिंसात्मक आंदोलन लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं तीनों काले कानून केंद्र की सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। खुदारी देखो मेरे किसान की यारो, आज भी उनकी महफिल में रोटी अपने लंगर की खा रहा है, अपने लंगर की खा रहा है। सभापति महोदय, मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार जो आने वाले दिनों में बजट पेश करने वाली है, इस बजट में सहकारिता विभाग को मजबूत करने का काम करेगी सरकार, कृषि विभाग को मजबूत करने का काम करेगी सरकार, और भादरा नोर के हिस्से का पूरा पानी लेते हुए सिंचाई विभाग को मजबूत करने का काम सरकार करेगी। जो सीएडी विभाग बंद कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा 2015 में, उस सीएडी विभाग के लिए खाड़ा निर्माण के लिए राज्य की सरकार स्पेशल बजट का आवंटन करेगी। और निरोगी राजस्थान को मजबूत करने के लिए 2013 की नर्सिंग भर्ती, प्रयोगशाला सहायक की भर्ती पूरा करने का और डॉक्टरों की भर्ती पूरा करने का काम सरकार करेगी। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती में खाली पड़े पदों को, जो अभी भर्ती चल रही है उसमें जो 250 पद जोड़ने की विद्यार्थियों की, नौजवानों की मांग, उसको पूरा करेगी। हम धन्यवाद करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए कि 587 पद एलडीसी के जो कट गए थे उनको जोड़ने की हमने मांग की और उन्होंने 603 पदों को जोड़ा। इसी तरीके से हर भर्ती में जो पेंडिंग है, पेंडेंसी है, जो रिट किए हुए हैं, जो एसएलपी लगाई हुई है, सरकार वापस लेकर के उनको पूरा करने की काम करेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि किसान आंदोलन की जीत के साथ ये देश एक नया इतिहास लिखेगा और इस देश में किसान की फिर बात बड़ी होगी, किसान के बेटों की फिर बात बड़ी होगी। और किसान एकता जिंदाबाद के साथ मैं मेरी बात पूरी करना चाहूंगा। जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।